हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, कल शाम को मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि मेरी डॉटर का क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए हैं, मैं उसे स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर देना चाहता हूँ। तो मुझे कोई एक ऐसा वीडियो भेजो जिसमें कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो फ्रॉम ए टू जेड। मैंने उसको अपने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भेजी, फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भेजी, बट इसे नो, आई वॉन्ट जस्ट वन वीडियो जिसमें कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो फ्रॉम बेसिक्स टू प्रो। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको मैं इस वीडियो के आगे कवर करूँगा। वो सीक्रेट क्या है, वाई आई एम इन्वेस्टिंग दिस 1.5 आवर्स। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे हो सकता है 1 से 1.5 घंटे लगे, हो सकता है 2 घंटे भी लगे। मैं नॉन स्टॉप 2 घंटे बोल रहा हूँ, क्यों? उसके पीछे का सीक्रेट क्या है मैं आगे आपको बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगता है कई सारे मिथ्स आपके दिमाग में चलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ा गैम्बल है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ बड़े बड़े आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और कुछ हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बिना उसके हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये तीनों के तीनों मिथ हैं, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है इंटरेस्ट। दोस्तों, अभी कोविड हुआ था, कोविड के चलते आपने कई सारी बार आपने देखा होगा N95 मास्क के बारे में जिक्र हो रहा है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि N95 मास्क कौन सी कंपनी बनाती है? कॉमेंट सेक्शन में बताओ। सिर्फ आपसे कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ। ओके, आप किचन में जाते हैं या फिर आप काम करते हैं या फिर कभी किचन में जाते होंगे मम्मा, या फिर आपके घर में किचन में स्कॉच ब्राइट यूज़ होता होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्कॉच ब्राइट को कौन सी कंपनी बनाती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आप कभी भी जाते हैं रोड्स पे, आपको रिफ्लेक्टर दिखाई पड़ते हैं, डिवाइडर दिखाई पड़ते हैं रोड पे इस तरह के प्लास्टिक के। ये सिर्फ एक कंपनी इंडिया में, प्लास्टिक मेकिंग कंपनी, जो कि इसकी प्रीमियम कंपनी है, और यही कंपनी इस पिछले तीनों प्रोडक्ट्स दैट इज स्कॉच ब्राइट और N95 मास्क को भी बनाती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके अंदर ये उत्सुकता रहती है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसे कौन सी कंपनी बनाती है? अगर आपका क्वेश्चन है यस, तो दैट मीन्स आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। या फिर आपको अभी लगा कि यार ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ तो करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं इसको कि ये कौन सी कंपनी बनाती है। दैट मीन्स यू वांट टू लर्न। दोस्तों, ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है। आई एम श्योर डोमिनोज पिज़्ज़ा तो आपने खाया ही होगा। तो खाया होगा तो फिर मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी बनाती है। दोस्तों, आपको अगर नहीं मालूम है तो ये बनाती है जुबिलेंट फूड वर्क्स। लेकिन पिछली वाली कंपनी कौन सी है दोस्तों, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानने की कोशिश करूंगा। कई सारे लोगों सिर्फ कमेंट्स में आंसर देखने की कोशिश कर रहे होंगे, बट यस, सो ये बनाती है दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स भी खाया है। सो मैकडोनल्ड्स कौन सी कंपनी बनाती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो, लिखना मैकडोनल्ड्स, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, डेटॉल आप बचपन से यूज़ कर रहे हैं, क्या आप डेटॉल के शेयर खरीद सकते हैं? दोस्तों, डेटॉल जिस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है उस कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि डेटॉल इंडियन कंपनी बनाती ही नहीं है। डेटॉल बनाती है एक विदेशी कंपनी जिसका नाम है रैकेट बेनकाइसर, और वो कंपनी चूंकि इंडिया की कंपनी ही नहीं है, इसलिए आप उसके शेयर नहीं खरीद सकते। सो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम सारे के सारे शेयर खरीद सकते हैं? क्या सारे के सारे शेयर स्टॉक मार्केट में ऊपर ही जाते हैं? ये बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा नहीं होता है। ये कई सारे मिथ्स हैं दोस्तों, जो कि हम लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन में कवर करेंगे। स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर बिल्कुल प्रो तरीके तक सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझें कि स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? दोस्तों, ये जो चार्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, दिस चार्ट encompasses complete 2000 years of history of entire world economics। दुनिया की 2000 सालों की इकोनॉमिक्स सिर्फ इस चार्ट में भरी हुई है। अब दोस्तों, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? जो ये ऑरेंज वाला खाका दिख रहा है आपको, ये इंडिया का खाका है। जो ये रेड वाला खाका है, ये चाइना का ग्राफ है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि जब 180 मतलब जो 180 चल रहा था, अभी 2022 चल रहा है, तो इन 2000 सालों में इंडिया का जो सबसे बड़ा जीडीपी का शेयर था वो उस समय सबसे ज़्यादा था। नंबर 2 वॉज चाइना। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी, चाइना का कल्चर बहुत पुराना और बहुत रिच है। तो चाइना सिर्फ आज से ही ग्रो नहीं कर रहा है, चाइना हमेशा से रिच रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडिया और चाइना की इकोनॉमीज डाउनफॉल में चली गई।
इंडिया में दोस्तों मंदिरों में सोने की मूर्ति हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि सोने की मूर्तियां होती थी, यस, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में इन्वेजन्स हुए, लूट हुई, रेप्स हुए, मर्डर हुए, इंडिया की पूरी वेल्थ को प्लंडर कर दिया गया, इंडिया की पूरी वेल्थ को लूट लिया गया। अब उस वेल्थ प्लंडरिंग के बाद क्या हुआ, जो कंट्रीज इंडिया में आई उन्होंने इंडिया का शोषण किया, इंडिया से वेल्थ को अपनी कंट्री में लेकर के चले गए, जिससे कि बड़ी बड़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका राइज हुआ। फिर चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, वहाँ पर नए इनोवेशंस हुए, नए रिवोल्यूशंस हुए, जिसकी वजह से वो कंट्रीज आगे निकल गई। बट हम लोग यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो आने वाली सेंचुरी है, आने वाली ईयर्स हैं, वो इंडिया और चाइना के होने वाले हैं, एशिया के होने वाले हैं। सो इंडिया पे बेट करने का ये सही समय, गोल्डन पीरियड है, जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। दोस्तों अभी कोविड के चलते कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ ग्रोथ में स्लो डाउन आया है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, पूरे वर्ल्ड अक्रॉस है। और ऐसा कहा जाता है 2030 तक इंडिया विल बी टॉप 2 इन दी जीडीपी इन टाइम्स टू कम। दोस्तों ये तो समय बताएगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिया के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है जो कि इंडिया को आगे ले जाएगा, वो है इंडिया की मैन पावर, इंडिया का यूथ। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इंडिया के जो यूथ है वो 14 ईयर्स से सबसे ज़्यादा 34 ईयर्स की एज में, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करेगा। और जो अपनी एम्प्लॉयबल एज है 60 ईयर्स तक, वो यही जो यूथ है वो आगे अगले वाले 30 साल तक चलेगा। जबकि चाइना के कंपटीशन में अगर बात करें तो चाइना के पास जो यूथ है वो अभी है ही नहीं इस ब्रैकेट में। तो चूंकि ब्रैकेट में नहीं है तो अगले आने वाले 30 साल तक उनको ये प्रॉब्लम फेस होगी। जो यूथ है उनके पास 40 से 45 ईयर्स का, वो आगे जाकर बूढ़ा हो जाएगा, जिसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो अगले आने वाले साल इंडिया के हैं। सो मेरे हिसाब से दोस्तों जो लोग भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये एक गोल्डन पीरियड है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि सर हमने तो सुना है कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है। बिल्कुल है, यस, लेकिन वो उनसे सुना होगा जो कि आज से 10 साल पहले हमारे चाचा मौसा फूफा वो इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके पैसे ज़ीरो हो गए। वो ऐसा है क्योंकि उस समय उनके पास राइट नॉलेज नहीं थी, राइट प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज से दोस्तों 5 साल पहले हम लोग 1 GB डाटा 1 महीने में यूज़ करते थे। आपको याद है? आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं याद है, मुझे तो याद है क्योंकि 5 साल पहले ऐसे ही होता था। आज हम 1 GB डाटा कुछ घंटों में ख़त्म कर देते हैं। इनफैक्ट एक दिन भी नहीं चल पाता है हमारा 1 GB डेटा। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, इसीलिए लोग कोई भी स्टॉक बता दिया गया उस पर इन्वेस्टमेंट कर लेते थे और वो स्टॉक होता था गलत, क्योंकि उसके बारे में रिसर्च करने की उनके पास प्लेटफॉर्म इसी नहीं है। तो स्टॉक को कैसे रिसर्च करना है, शेयर को किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बारे में भी हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जानकारी लेंगे। स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? पहले के ज़माने में क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ बड़े लोगों के पास होती थी, उनके पास ही एक्सेस होता था, वही लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन हो गया दोस्तों, हर किसी के पास ऐप है, तो कोई भी छोटा से छोटा आदमी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये बड़े बड़े मिथ्स हैं जो कि हमको बस्ट करने और हमको स्टॉक मार्केट में अपने आप को एक प्रो इन्वेस्टर बनाना है। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सीए को पैसे देना पड़ेगा, सीए हमारा इन्वेस्टमेंट करेगा। नो, नॉट एट ऑल। जितना आपको इन्फॉर्मेशन है उतनी ही सीए को इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। प्लीज़ रिमेंबर, देयर इज़ नो वन जिसको कि आपसे ज़्यादा पता है। आप प्रोवाइडेड आपको सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने राधा कृष्ण दमानी जी का नाम सुना है? डीमार्ट के ओनर है, डीमार्ट के ओनर है। वो अंडर ग्रेजुएट हैं एंड ही वॉज सेकेंड रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट आदमी थे। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? हार्डली है नहीं। सो दोस्तों आप भी रिच हो सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, अदरवाइज ये सट्टा ही है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको मर्सिडीज़ दे दी जाए और आपको ये ना पता हो कि मर्सिडीज़ को चलाना कैसे है, ड्राइव कैसे करना है, तो वो क्या है? आप एक्सीडेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको एक्सपोज करूंगा कि आपको कैसे उस मर्सिडीज़ को ड्राइव करना है, कैसे प्रो तरीके से ड्राइव करना है। बीच बीच में कई सारे हर्डल्स आएंगे। लोग बताएंगे स्टॉक मार्केट में स्कैम चल रहा है, स्टॉक मार्केट में स्कैंडल हो रहे हैं। 2008 में भी क्रैश हुआ था, कोविड क्रैश हुआ था। क्रैश होते रहेंगे, स्कैंडल चलते रहेंगे, लेकिन आपको अगर आपने सही स्टॉक को पिकअप किया है तो आपकी सक्सेस तय है। ऐसा क्यों? तो हिस्ट्री देखिए, आप हिस्ट्री देखिए ओपन आइज से। 1990 में सेंसेक्स था
1000 पॉइंट, अभी सेंसेक्स चल रहा है 50,000। तो क्या ये सेंसेक्स ऐसे भागा है? नो। अगर आप देखें बीच में कितने सारे इश्यूज आए, राजीव गांधी साहब का असैसिनेशन हुआ, कारगिल वॉर हुआ, स्कैम हुए, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा सत्यम स्कैम हुआ, 2008 में हेवी रिसेशन आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस हुई, उसके चलते क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो गया, 50%। और अगले साल क्या हुआ, वहीं से स्टॉक मार्केट ने अपने नए हाइज लगाना शुरू किए, यूपीए की जीत हुई। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में बीच बीच में कई सारे और भी इशूज आते रहे, चाहे वो जीएसटी का हो, डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो कोविड क्रैश हो, और इस समय स्टॉक मार्केट अपने ऑलमोस्ट हाइज के आसपास चल रही है। ऑल्दो बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन होंगे, अभी फिर से ऐसे कहा जा रहा है कि स्लो डाउन आ सकता है। दोस्तों ये बीच बीच में छोटे छोटे स्लो डाउन होंगे, बट अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ने ऊपर जाना है। दोस्तों बीच बीच में जो एक क्रैश है, देखिए ये 2008 का क्रैश है, फ्रॉम 20,000 सेंसेक्स फेल टू एज लो एज 10,000। तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या फिर अपने जो यंगस्टर्स हैं, अपने घर में जो बच्चे हैं, उनको भी शेयर करें, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी सर्विस करेंगे। यू विल डू देम अ फेवर इफ़ यू शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो टू देम। अब आप क्वेश्चन होगा कि सर स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें? दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, आपने अगर आज से 20 साल पहले एसबीआई में अपनी एफडी करी होती 5 लाख की, 5 लाख की एफडी करी होती, बेशक कोई शक नहीं है आपके पैसे में हेवी ग्रोथ हुई होती। आज उसकी कीमत होती 26 लाख रुपए, 5 लाख बन गए 26 लाख, मतलब 5 गुना 5 टाइम्स रिटर्न आपको मिले, कम नहीं है। लेकिन अगर आपने वही एसबीआई के शेयर में पैसे लगाए होते हैं, दोस्तों एसबीआई की कंपनी भागने वाली है, एसबीआई के बंद होकर के चली जाएगी, बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कैसे ट्रस्ट करें कि एसबीआई इंपॉर्टेंट शेयर है। तो एसबीआई में आपने रिसर्च करके एसबीआई में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 5 लाख आज हैं 5.79 करोड़, मतलब 100 टाइम्स। अब ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आपको 5 टाइम्स रिटर्न चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट को आपको 100 टाइम्स बनाना है। तो दोस्तों सीखना तो पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों अभी तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, डू लाइक दैट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर पक्का करिएगा। दोस्तों अब आप देखिए, क्या एसबीआई ऐसे भागा है? हैज़ एसबीआई गॉन लाइक दिस? क्या एसबीआई जो 20 रुपए का शेयर था, क्या ऐसे चला गया? 5 रुपए का शेयर था, 25 रुपए का शेयर था, 50 रुपए का शेयर था, ऐसे चला गया? नो। एसबीआई ने भी बिल्कुल ऐसे पैटर्न देखे हैं। एसबीआई 300 रुपए से 2015 में एसबीआई 300 रुपए से गिर के पहुंच गया 150 रुपए। 2008-9 में दोस्तों ये शेयर गिर गया फ्रॉम 220 250 टू ऑलमोस्ट 100 रुपीज, 50% गिर गए, 50%। लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसके पैसे बने। तो कुल मिलाकर के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टेड रहना है। बजाज फाइनेंस दोस्तों ये जो शेयर है इसकी कीमत थी 2008 में, अभी दिखाई भी नहीं पड़ रही है, 50 रुपये, 50 रुपीज़। 2008 के क्रैश में ये स्टॉक गिर गया 95%। दोस्तों 95% क्रैश समझते हैं, मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करके रखा हो। शेयर पहुंच गया 5 रुपये, 5 रुपीज़ इन 2009, मतलब ऑलमोस्ट 2009 में स्टॉक पहुंच गया था 5 रुपये, और वहां से स्टॉक में जो जंप हुआ, स्टॉक 5 रुपये से इस समय चल रहा है 5500। कैन यू बीट दिस? 1100 टाइम्स, 1100 टाइम्स ये स्टॉक भागा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने उस समय इसके हाइज में भी इन्वेस्टमेंट किया होता 50 रुपीज़ पे, तो 50 से स्टॉक अभी 5500 रुपये चल रहा है, 5500। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैं आपको बताने इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, स्टॉक मार्केट में डरना नहीं है, मिथ्स खत्म करनी है। अब आपको दोस्तों वो सीक्रेट में बताना चाहता हूँ कि स्टॉक में मैं इस वीडियो में मैं 2 घंटे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इस डर के कि स्कैम होता है, शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करना पूरा पैसा बर्बादी है। दोस्तों सिर्फ इंडिया की 3% आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, और उस 3% की आबादी में से सिर्फ 7% विमेन है और 93% मेन है। आप समझ रहे हैं? एक तो 3% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस 3 के भी मात्र 7% विमेन। तो ऐसे में दोस्तों अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे कहेगा कि मुझे मेरी डॉटर को एक वीडियो शेयर करो या फिर रिकॉर्ड करो, तो क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है? सो इसलिए दोस्तों मैंने इसको आई हैव इन्वेस्टेड माई 2 आवर्स कि नॉट ओनली दैट गर्ल, बल्कि इंडिया के सारे वेमेन एंड गर्ल्स मस्ट लर्न फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। इसलिए दोस्तों मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में 2 घंटे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। सो आई होप दोस्तों आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, तो आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक डेफिनेटली किया होगा।
दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है इन्वेस्टेड रहने से। वॉरेन बफेट साहब ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 2000 अपने 14 ईयर्स की एज में। 5 सालों में, अगले 5 सालों में उनकी कैपिटल डबल हो गई। 14 साल से 15 साल में, 5 साल में कैपिटल डबल हो गई। परंतु मैं आपको एक और भी फिगर दिखाता हूँ। ये है ईयर जब वो 39 ईयर्स के थे। 39 ईयर से 44 ईयर, 5 साल में उनकी जो कैपिटल थी 25 मिलियन से गिर करके 19 मिलियन पहुंच गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन उसके बाद अगले 5 सालों में टिल 47-48 ईयर्स, वहां से 19 मिलियन से 67 मिलियन हो गई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये इन्वेस्टेड रहना है, और जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। और वहीं जहां 19 बिलियन थी, 56 की ईयर्स में 1.48 बिलियन हो गई। और 1.48 बिलियन से 30 सालों के अंदर, लास्ट 3 सालों में उन्होंने 86 बिलियन की वेल्थ जनरेट करी है। मतलब 86 टाइम्स इन लास्ट 30 ईयर्स। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये दोस्तों, जितना लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लास्ट में आपको उसके बेनिफिट्स दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, वी आर स्टिल नॉट लेट। हम लोग बिल्कुल भी अभी लेट नहीं है। अब क्वेश्चन होगा कि सर स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें? दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 5 से 6% के दर पे, रेट पे। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पुअर हो रहे हैं। क्यों भाई? सिंपल चीज़ है, जो बाइक आज आप खरीद रहे हैं या फिर जो साबुन आज आप खरीद रहे हैं 10 रुपये का या फिर 100 रुपये का, वो आज से 5 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी? कम से कम 125 रुपये, कम से कम 125 रुपये। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपिटल उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो मतलब आप वो साबुन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप लक्स साबुन से नहा रहे हैं, तो हो सकता है अगले 5 साल बाद लाइफ बॉय से नहाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप लाइफ बॉय से नहा रहे होंगे, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्लंट, बट दैट्स हाउ इट इज़। तो बेसिकली एम क्या है कि इन्फ्लेशन को बीट करना है। अब एफडी के बारे में बात करें, तो एफडी तो जहां पर आप अभी हैं वहीं पर रखेगी आपको, क्योंकि एफडी इन्फ्लेशन के हिसाब से बिल्कुल इक्वल रिटर्न देती है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है। ओके, अब बताते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा डालने का मतलब क्या है? पूरा पैसा बर्बाद। क्योंकि 4% का, 4% तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, बल्कि 2%, 2 से 3% का आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो मुश्किल से 1 या 1.5% का आपको बेनिफिट मिलता है, 1.5% का। तो ये तो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद है। अब बताती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10 से 15% के आपको रिटर्न मिलेंगे, बट इसमें एक बहुत ही बड़ा खतरनाक एक्सपेंस रेशियो नाम की चीज़ होती है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आई बटन पे उसको लिंक कर दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो में म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी सैलरी लेता है, स्टेशनरी, बिजली, कहीं इधर उधर फ्लाइट में जा रहा है, कंपनी से मिलने जा रहा है, वो पूरा का पूरा खर्चा आपको देना होता है। तो वो जो प्रॉफिट्स आपके होते हैं, वो आपके प्रॉफिट से ही निकलता है खर्चा, उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये अगर आप खर्चा बचाना चाहते हो, और वो अल्टीमेटली करता क्या है? अल्टीमेटली वो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, सिंपल। और उसके लिए आपसे पैसे लेता है एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, जिसमें कि तनख्वाह, सैलरी, एक्सपेंस, एंजॉय, पार्टी सब होती है। सो अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, ताकि आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही सकें, साथ में आप यू कैन अर्न गुड रिटर्न्स, तो फिर मेरे हिसाब से इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। सो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका इज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सिंपल एज दैट। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करना सीखें। कैसे सीखेंगे? इस वीडियो में सिखाया जाएगा। सो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्टॉक मार्केट है क्या? व्हाट द हेल इज द स्टॉक मार्केट? और स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ? सो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी ना। तो सबसे पहली जो स्टॉक मार्केट वाली कंपनी थी जो लिस्ट हुई थी, उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वैल्यूशन थी उस जमाने में, कब? 1600, अभी चल रहा है 2022। उस समय, आज से 400 साल पहले उसकी जो वैल्यूशन थी, आज के एप्पल, फेसबुक और गूगल तीनों को मिला लो, उससे ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो पहली कंपनी थी, लोगों को मालूम था दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा चलेगा। ये कंपनी क्या करती थी? ये कंपनी जाती थी फॉरेन कंट्रीज़ में, प्रोडक्ट्स को लेकर के बिजनेस करती थी। बेसिकली लोगों ने इसमें पैसा लगाया, और उस पैसे, पूरे के पूरे पैसे लगाने से इस कंपनी की जो मार्केट कैप थी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि इन सबको इसने बीट कर दिया। सो बेसिकली तब से इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का शुरुआत हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए उसकी लाइफ क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है। अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक
अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर बाय करना चाहते हैं, या फिर रिलायंस का शेयर बाय करना चाहते हैं, या फिर आप जोमेटो का शेयर बाय करना चाहते हैं, तो जोमेटो का शेयर आप अब बाय कर सकते हैं क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई है। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं अमूल का शेयर, तो क्या अमूल का शेयर आप बाय कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? अमूल स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट नहीं हुई है। तो इसके शेयर को कैसे बाय करने हैं? अगर हमें अमूल के शेयर खरीदने हैं, उसका भी तरीका है। क्या है, समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब कभी भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं स्टार्टअप। उसे बोलते हैं स्टार्टअप की कंपनी स्टार्ट हुई है। अब जैसे कि हमारी कंपनी है WSG वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो WSG वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप है जो कि बिजनेस अभी अभी शुरू हुआ है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी का रजिस्टर करने के बाद उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। जिस दिन पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी खड़ी हो गई। कंपनी की खड़ी होने के बाद कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए। भाई कंप्यूटर खरीदना है, एसेट्स खरीदने हैं, बिल्डिंग खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन हो सकता है आपके पास पैसा ना हो। अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो फिर आप बिजनेस कैसे करेंगे? आपके पास सिर्फ आइडिया है और आप खुद एजुकेटेड हैं और आप मेहनत करने वाले हैं। सो उस आइडिया पे, उस मेहनत करने वाले बंदे पे क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर्स मेहरबान होते हैं। उनको लगता है दिस गाय इज गोइंग टू डू बिग, ये कुछ बड़ा करेगा। सो दो तरीके हैं, या तो पैसे की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो बैंक को अगर पैसे लेंगे, बैंक को तो भाई सिंपल है, कोलेटरल चाहिए, मतलब उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। या तो आप बिल्डिंग रखिए, फर्नीचर रखिए, अपनी FD रखिए। लेकिन आपके पास तो सिर्फ आइडिया है, आप तो भी पैसे कमाने आए हैं, आपके पास पैसे तो हैं ही नहीं। तो आपके पास आइडिया के दम पे वो आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको की लगता है कि इस बंदे में दम है और इस आइडिया में दम है, तो वो आपको सिर्फ आपके आइडिया के बेसिस पे रिस्क लेकर के पैसे देते हैं और उन्हें बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। और ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे कंपनी को पिकअप करते हैं, जब कंपनी बिल्कुल छोटी सी होती है, बहुत ही सस्ते प्राइस पे। अब दोस्तों, जिस प्राइस पे वो कंपनी को बाय करते हैं उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। ऑल्दो फेस वैल्यू को और हम लोग इसको आगे डिटेल में समझेंगे, फिलहाल के लिए भी अभी समझिए कि उस प्राइस पे, उस शेयर को जिस प्राइस पे खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंपनी के शेयर बाय किए 10,000 रुपये, तो कंपनी के 10,000 शेयर अगर उस एंजल इन्वेस्टर्स ने बाय किए हैं 2 रुपये के प्राइस पे, तो उन्होंने लगाया कितने, 20,000 रुपये। 2 रुपये उस शेयर की वैल्यू होती है फेस वैल्यू। किसी भी कंपनी में कितने भी शेयर हो सकते हैं, कितने भी शेयर, लेकिन जितने भी शेयर होंगे हर एक शेयर की एक वैल्यू होगी स्टार्टिंग में, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और उसके बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती है और बढ़ती है। तीसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट का। लेकिन स्टॉक मार्केट में से पैसा लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया, यहाँ पर आपने बैंक से पैसा लिया, या तीसरा ऑप्शन है पब्लिक से पैसा लेना। लेकिन पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, कई सारी इन्फॉर्मेशन आप छुपा लेते हैं क्योंकि आप कंपनी के ओनर से डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा ने अभी भी 1mg एक स्टार्टअप है, 1mg स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है। तो टाटा क्या हुए, एंजल इन्वेस्टर। तो बेसिकली आप एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट सीख गए। एक कंपनी है इन्फोएज। अब इन्फोएज सिर्फ स्टार्टअप्स पे ही इन्वेस्टमेंट करती है, फिर चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो Naukri.com हो, चाहे वो टेरा इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो शॉप किराना हो, जीवन साथी हो, चाहे वो प्रिंटो हो, अड्डा 24/7 हो, तो बेसिकली 99acres.com हो। कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये इनका काम है सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना, बहुत ही छोटे स्टेज में, जब कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र 2 रुपये थी, मात्र 2 रुपये। और उसके बाद कंपनी क्या होती है, कंपनी ग्रो होना शुरू होती है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ना शुरू होते हैं, कंपनी साल भर में लाखों करोड़ों रुपए कमाना शुरू करती है। तो क्या आपको लगता है इसके शेयर की वैल्यू यही रहेगी? नो। जब कंपनी बढ़ती है, बड़ी होती है, तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है और वो कंपनी अपने मन माने रेट पे शेयर बेच सकती है। अब वो मन माने रेट, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को लगता है कि मेरी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से मुझे 200 रुपये पर शेयर लेना चाहिए। कंपनी के पास मान लीजिए 1,000 शेयर हैं, तो जहां कंपनी के पास पहले कंपनी की वैल्यू मात्र 2,000 रुपये थी, क्योंकि हर एक शेयर 2 रुपये का था, वहीं पर अब कंपनी को लगता है कि कंपनी की जो वैल्यू है वो अब कितनी हो गई है, 200 into 1000, दैट इज 2 lakhs। तो 2 लाख रुपए कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है। आई थिंक 2 लाख ओनली, या 20 lakhs। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो वैल्यूएशन निकलती है उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, विल सी लेटर। तो कंपनी की स्टेज क्या है? अब कंपनी की स्टेज ग्रो हो चुकी है, कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी ग्रो हो रही है अच्छा खासा लाखों करोड़ों का पैसा बना रही है। लेकिन अभी क्या हुआ, कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का जो प्रमोटर मतलब जिसने कंपनी स्टार्ट करी थी, और कुछ लोगों ने जिन्होंने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी थी उनको बोलते हैं प्रमोटर्स।
अब उनको लगता है कि कंपनी में और भी ग्रोथ हो सकती है, कंपनी को इंडिया के बाहर भी लॉन्च कर सकते हैं, कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बना सकते हैं, चाहे यूएस में भी लॉन्च कर सकते हैं, यूरोप में भी लॉन्च कर सकते हैं, जापान में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी को मल्टीनेशनल बनाने के लिए हमें और पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर विल दैट कंपनी गेट दैट मनी? अब वहाँ पर चाहिए मल्टी करोड़ रुपीस। अब वो तो किसी एक इन्वेस्टर की बस की बात नहीं है। तो क्या करेगी वो कंपनी? आईपीओ के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। अब स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का नाम पहुंचने से पहले, लिस्ट होने से पहले कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, कंपनी के लास्ट 3 से 5 सालों का रिकॉर्ड बेहतरीन है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कंपनी अपना एक प्रॉस्पेक्टस भर के देती है, जो कि एक सैंपल प्रॉस्पेक्टस होता है। उसे बोलते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ दिया होता है, कंपनी के बारे में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो के बारे में जानना चाहते हैं, जोमेटो, तो जोमेटो का रिसेंटली अभी आईपीओ आया था, और जोमेटो के बारे में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डालिए DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मतलब जो कंपनी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जमा करती है। दोस्तों ये एक बॉडी है जो कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो सेबी के पास वो एक ड्राफ्ट भेजते हैं, मतलब एक क्रूड फॉर्म में, एक ड्राफ्ट फॉर्म में सेबी के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। सेबी को लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लगा करके भेज देते हैं, और कंपनी उनको रेक्टिफाई करती है। जब रेक्टिफाई करके दोबारा सबमिट करती है तो उसे बोलते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो कि फाइनल प्रॉस्पेक्टस होता है। तो अगर किसी भी कंपनी का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो वहां पर आप टाइप करें पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा, और आप उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बाय रीडिंग रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब जो जोमेटो ने जब अभी रिसेंटली लॉन्चिंग हुई थी तब उसने क्या क्या उसमें शो किया था, तो आप इसको क्लिक करें, पढ़ेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कई सारी चीज़ें होती हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस कंपनी का लिस्टिंग होने से पहले, तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, फाइनल RHP, और उसके बाद कंपनी आईपीओ के लिए, लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है। अब गेम क्या होता है उसको समझते हैं। ये गेम दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है एज अ शेयर मार्केट इन्वेस्टर। अब गेम क्या होता है, कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है वो होता है, फेस वैल्यू होती है 2 रुपये, जो कि कंपनी की इनिशियल वैल्यू होती है 2 रुपीज़। उसके बाद कंपनी को लगता है कि यस फेस वैल्यू तो 2 रुपये है, मुझे लगता है कि मेरी कंपनी अभी जोमेटो तो पूरी इंडिया में फूड सप्लाई कर रही है, अच्छे खासा ऐप है, चल रही है, तो मुझे अपनी कंपनी का जो जो प्राइस चाहिए, लिस्टिंग प्राइस, वो मुझे अपना जो प्राइस चाहिए, दैट इज़ दी, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, इसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस या फिर आईपीओ प्राइस। जो आईपीओ का लॉन्च प्राइस है उन्होंने रखा, एक फिक्स किया कट ऑफ प्राइस उन्होंने रखा सपोज 80 रुपीज़। उनको लगता है कि कंपनी की जो वैल्यूशन है, अगर कंपनी के पास सपोज 10 लाख शेयर हैं या फिर 10,000 शेयर हैं, 10K शेयर्स हैं, तो कंपनी की वैल्यूशन होगी 80 × 10K। ओके, 80 × 10K, तो बेसिकली 80 लाख रुपए। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या, कंपनी ने इतना पैसा इकट्ठा किया मार्केट से, कंपनी ने कुछ शेयर्स कहे कि हम कुछ शेयर्स पब्लिक को देना चाहते हैं। कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को दिए, पब्लिक ने उन शेयर्स को लिया, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, जिस दिन लिस्टिंग हुई, फॉर एग्जांपल जब कभी भी आईपीओ लॉन्च होता है तो आईपीओ लॉन्च होने की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। अभी आप अगर आप ब्रोकिंग ऐप यूज़ करते हैं लाइक ज़ेरोधा, लाइक अपस्टॉक्स, दोस्तों उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आगे बताएंगे। सो उस कंपनी के डे ऑफ लिस्टिंग पे अगर वो प्राइस डिमांड की वजह से बढ़ जाता है, किसी को लगता है जोमेटो तो बहुत ही धांसू कंपनी है, जोमेटो तो बहुत ज़बरदस्त फ्लरिश करेगी, तो जो 80 रुपीज़ का प्राइस है वो कंपनी, कोई भी जो बाहर के इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया जोमेटो के शेयर्स को लेने के लिए, लेकिन शेयर्स तो बहुत ही लिमिटेड है, पब्लिक के लिए 10,000 शेयर ही ओपन थे, तो 10,000 शेयर में से लोगों ने अप्लाई कर दिया 1 लाख, तो भाई मुझे तो शेयर मिले ही नहीं। अब मुझे शेयर नहीं मिले तो क्या होगा, तो भाई 10,000 में से जो 90,000 लोग हैं वो शेयर को बाय करेंगे जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। तो चूंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन ये शेयर ओपन होगा तकरीबन 110-120 रुपए के आसपास। तो ये जो प्राइस बढ़ा हुआ है
इसको बोलते हैं लिस्टिंग प्राइस। अब दोस्तों जो गेम है वो क्या है? गेम ये है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में कंपनी जब खड़ी करी थी तो कितने रुपए का शेयर पे किया था? 2 रुपए का, जस्ट 2 रुपीज़। आज के दिन उनको क्या प्राइस मिल रहा है जब वो एग्जिट कर रहे हैं? 80 रुपये मिनिमम, और अगर लिस्टिंग डे पे सेल करते हैं तो उनको मिलेंगे 120 रुपये। तो जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाते हैं, और जो लोग एंटर करते हैं, प्रोमोटर्स ऑफलोड देयर स्टेक एंड पब्लिक एंटर कर जाती है। अब वहीं पर अगर पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं है, पब्लिक नादान है, तो जो 2 रुपए का शेयर है उसको महंगे रेट से बाय कर लेती है। धीरे धीरे कंपनी का क्या है, कंपनी अंडर परफॉर्म करती है, कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है जितने की उम्मीद थी, धीरे धीरे शेयर का प्राइस कम हो जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसके रिव्यूज़ को पढ़ना है। यूट्यूब पे भी रिव्यूज़ आते हैं या बिजनेस चैनल्स पे भी रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डेफिनेटली देखना है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के फ्यूचर्स, कंपनी के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, कंपनी के डेट, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सब डिटेल दी होती हैं। ओके, तो अभी आप समझ गए हैं कि अगर आपको सेक्टर पसंद आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि इंडिया में डिफेंस सेक्टर अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में और उसमें ग्रोथ बहुत पॉसिबल है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें उसके शेयर्स को आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया भाई आईपीओ का किस्सा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि किसी शेयर को मुझे बाय करना है तो मैं उस शेयर को कैसे बाय करूं? तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी भी ब्रोकर से, एक सेकंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाता हूँ। ओके, स्टॉक मार्केट में कोई बायर है और कोई सेलर है, मतलब कोई बायर है और कोई सेलर है। आपको स्टॉक बाय करना है रिलायंस का, आपको बाय करना है स्टॉक रिलायंस का, और सेलर को सेल करना है रिलायंस। अब आपको क्वेश्चन है कि सेलर रिलायंस के शेयर क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है उसने रिलायंस के शेयर बाय करे हों 1000 रुपये पे और अभी रिलायंस चल रहा है 2000 रुपये पे। उसने सोचा है कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, या फिर हो सकता है उसको कुछ पैसे की ज़रूरत हो, या फिर वो पैसे की को किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उससे पैसे को निकाल करके कुल मिला करके वो शेयर को बेचना चाहता है। लेकिन आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर तो रिलायंस तो अभी ग्रो कर रहा है यार, रिलायंस विल गो मोर, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसने शेयर को बेचना चाहा, आपने शेयर को खरीदना चाहा। तो आप कैसे सेलर को मिलेंगे? उसके बीच में एक जो एंटिटी है उसे बोलते हैं ब्रोकर। पहले के ज़माने में दोस्तों ब्रोकर इंसान होते थे। आप जाते थे एक्सचेंज में जाकर के आपके पास शेयर के सर्टिफिकेट होते थे रिटन फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो आप लेकर के जाते थे। ब्रोकर वहाँ पे चिल्लाता था या 100 शेयर रिलायंस, कोई खरीदेगा तो वहाँ से कोई वहाँ पे बायर पहुँचा हुआ होता था, हाँ मैं खरीदूंगा। तो उस समय वो जिस प्राइस पे खरीदता था, जिस प्राइस पे बाय करता था, वहाँ पर शेयर जमा हो जाते थे। आपको एक नया शेयर सर्टिफिकेट बन के मिलता था 2-3 हफ्तों, 1-2 हफ्तों के बाद में। तो ये कार्रवाई होती थी शेयर ब्रोकर्स की आज से 20 साल पहले 1990s में ये कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी ये सब चीज़ें हो गई हैं डिजिटल फॉर्म में, जिसमें कि ब्रोकर लाइक ज़ेरोधा, जो कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी पैसे नहीं लेते, लाइक अपस्टॉक्स आपसे कोई भी पैसे नहीं लेते। इनफैक्ट ये दोनों के दोनों ब्रोकिंग ऐप्स में पर्सनली यूज़ करता हूँ फॉर इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिंग। क्योंकि अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों जो लोग इनमें ट्रेडिंग करते हैं उससे पैसे लेते हैं लोग। तो बेसिकली यूज़र बेस बढ़ाना, कुछ बेनिफिट्स मिलना, जब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो फिर ज़्यादा लोग ट्रेड भी करेंगे। तो अपने यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप कोई भी इन्वेस्टिंग करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उससे अकाउंट खोल सकते हैं। तो क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ दोस्तों, जो चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज नो। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ब्रोकर का क्या काम है? दोस्तों ये जितने भी शेयर ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं एक्सचेंज में, जहाँ पर ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं जिसका नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों मुंबई में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? दोस्तों पहले के ज़माने में हर एक मेजर सिटी में स्टॉक एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन। वहाँ पर लोग जाते थे, अपने शेयर को खरीदते और बेचते थे, उसे एक्सचेंज बोलते थे। लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें ऐप में होने लगी हैं। कौन वहाँ पर जाएगा? वहाँ पर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ, अभी वो ऐप के फॉर्म में हो गया। अब आप किसी भी सेलर से कोई भी बायर कभी भी बाय कर सकता है। ट्रेडिंग विंडो क्या होती है?
मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और 3:30 पे मार्केट क्लोज होती है। उस बीच में आप कभी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, जस्ट वन सेकेंड, दिस इज ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म। तो इसमें कभी भी आप कोई शेयर बाय कर सकते हैं। ये शेयर की मेरी होल्डिंग है, जो कि कुछ ये मेरा एक बहुत ही डेमो अकाउंट है, तो ये कुछ शेयर पड़े हुए हैं डेमो अकाउंट में, जो कि मैं पब्लिक कर रखा है। इसके अलावा और भी कंपनी के अकाउंट हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं एंड सो ऑन। एनीवे, सो ये सारे के सारे शेयर्स मैंने बाय कर रखे हैं। फिलहाल इसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो वी वर हियर। तो एक्सचेंज होते हैं NSE और BSE। आप किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो NSE या BSE से कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर NSE और BSE कैसे सिलेक्ट करते हैं। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे बोलते हैं SOR, स्मार्ट ऑर्डर रीरूटिंग, जिसमें कि आप किसी भी एक्सचेंज में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय का, NSE या BSE, जिसमें भी प्राइस उस शेयर के सस्ते होते हैं, वहाँ से स्टॉक बाय हो जाता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा काम बैक एंड में होता है। आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहाँ से सेल ऑर्डर प्लेस करता है। मुश्किल से माइक्रो सेकेंड में 0.003 सेकेंड्स में एक शेयर खरीद जाता है और बिक जाता है। ये सारा का सारा काम ऑटोमेटेड हो गया है। अब NSE और BSE में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तो हो गया स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रांजैक्शन होता है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन होगा कि सर स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, मतलब कैसे 100 रुपये का शेयर ये मतलब 10,000 रुपये का शेयर हो जा रहा है। तो दोस्तों इसकी भी बहुत ही सिंपल सी गणित है। दोस्तों कभी भी कोई शेयर ऐसे ही आपको पैसे बना के नहीं देता है। अब आप क्वेश्चन होगा स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कैसे। दोस्तों आपको ये फेस वैल्यू तो समझ में आ गई। जिस प्राइस पे फेस वैल्यू क्या होता है मैंने आपको भी बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फेस वैल्यू मींस जिस प्राइस पे आपने शेयर को, जिस प्राइस पे प्रमोटर ने शेयर को बाय किया था। मार्केट वैल्यू जो प्राइस का शेयर अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, आई जस्ट टेल यू वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसका नाम है स्क्रीनर। अब स्क्रीनर में आप किसी भी स्टॉक की डिटेल बिल्कुल अच्छे से जान सकते हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि आप ड्यू कोर्स ऑफ नो दिस नॉट द स्क्रीनर, एक जस्ट वन सेकंड, बहुत सारी फेक सी वेबसाइट बन जाती है ना। सो स्क्रीनर, ये ऐसे ग्रीन कलर के 3 डंडे होंगे, उस पर आपको बाय करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ कई सारे स्टॉक्स हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगर आपने मुकेश धीरूभाई अंबानी साहब का ये कंपनी है तो इसमें अगर आप देखें तो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, एक सेकंड आई जस्ट शो इट यू, कंपनी का शेयर का प्राइस है 2575। कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये। 10 रुपये पे ये कंपनी का शेयर प्राइस शुरू हुआ था। आज उसी कीमत बढ़ बढ़ के 2575 पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं जिसने स्टार्टिंग में पैसा लगाया होगा इस शेयर में, वो इस समय कितना अमीर बन के बैठा होगा। जो जितने भी, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इस कंपनी में कितने शेयर हैं, कितने शेयर आउटस्टैंडिंग हैं। तो कंपनी की इसको भी आप निकाल सकते हैं। मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप है 1742060 करोड़। तो उसके आगे जीरो लगाते चले जाइए आप, उसको डिवाइड करेंगे शेयर के प्राइस से। बात समझ में आई। मार्केट कैप इज इक्वल्स टू शेयर प्राइस इज इक्वल्स टू, जस्ट वन सेकेंड, इज इक्वल्स टू शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, शेयर का जो प्राइस चल रहा है, या मार्केट वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, शेयर प्राइस या मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो भी शेयर की है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको बोलते हैं कंपनी का मार्केट कैप। बात समझ में आ गई। ओके, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है और कंपनी का हर एक शेयर कितना पैसा अर्न कर रहा है, उसे बोलते हैं स्टॉक का पी। इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। स्टॉक का पी क्या होता है, स्टॉक के पी से क्या मतलब होता है, उसको आप सेपरेटली बाद में देखिएगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं उस सभी एसेट्स को अगर बेच दिया जाए। कंपनी के पास फर्नीचर भी है, गाड़ी भी है, अंबानी साहब के पास कुछ कई सारे एसेट्स हैं जो कि अंबानी साहब पर्सनली यूज़ कर रहे हैं फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर वो सारे के सारे एसेट्स बेच दिए जाएं तो भी हर एक शेयर होल्डर को 1152 रुपये मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। मतलब अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती, दिवाली कल से काम करना बंद कर दे रिलायंस, तो भी आपको 1152 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू, कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं कि कम से कम इतनी वैल्यू तो कंपनी की है ही। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है जिसको कि मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं बाद में इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आपको इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखना पड़ेगा।
ओके, तो करंट मार्केट प्राइस जो भी शेयर की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल रिलायंस की वैल्यू इस समय चल रही है 2250, तो उसे बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। ओके ओके, एलटीसीटी एसटीसीटी क्या होता है, इसको मैं आगे कवर करूंगा। प्रमोटर्स दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जोमेटो में 4 लोगों ने कंपनी खोली, उसे स्टार्टिंग में बोलते हैं प्रमोटर्स। जो भी लोग कंपनी की स्टार्टिंग में कंपनी के साथ जुड़ गए उन्हें बोलते हैं प्रमोटर्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है FII DII। दोस्तों किसी भी शेयर को बाय करने के लिए, कोई भी शेयर को बाय करने के लिए उसमें सिर्फ मैं और आप ही इंटरेस्टेड नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, आप लोग म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड कुछ नहीं करता है, रिलायंस के शेयर ही बाय करता है। आपके खर्चे पे आपकी सही तनख्वाह लेता है, आपकी तनख्वाह से ही वो मुझसे मिलने जाता है, लेकिन लेता क्या है? यही शेयर जो आप खुद बाय कर सकते हैं अपनी रिसर्च करके, स्टडी करके। लेकिन उसके पास थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो ऑफकोर्स उनकी एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिलता है। बट अगेन दैट बेनिफिट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनकी तनख्वाह पे कर रहे हैं, स्टेशनरी पे कर रहे हैं, बिजली का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, उनके जो न्यू ईयर पे पार्टी हो रही है उसको भी आप ही पे कर रहे हैं, बाय द वे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को बाय करते हैं, ठीक है। सो रिलायंस के शेयर को बाय करने के लिए जो म्यूचुअल फंड बाय करते हैं उसे बोलते हैं DII, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उन्हें बोलते हैं DII। फॉरेन के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं लाइक ब्लैक रॉक एंड सो ऑन, अगर आप DII FII की लिस्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गूगल में सर्च करिएगा FIIs इन इंडिया। फॉर एग्जांपल सिंगापुर गवर्नमेंट खुद ही एक बहुत बड़ा FII है जो कि इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। सिंगापुर गवर्नमेंट, तो वो एक FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब दोस्तों कभी भी आप मार्केट में आगे चल के सुनेंगे कि DIIs ने आज बाइंग करी है, FIIs ने आज सेलिंग करी है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर उसको कैसे पता कर सकते हैं? तो किसी भी शेयर में एक NSE की वेबसाइट है, NSE की वेबसाइट में आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। NSE इंडिया की वेबसाइट है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा होता है इसमें। अगर आपको पता करना है कि आज के दिन DIIs ने कितना बाइंग करा है या FIIs ने कितना बाइंग करा है या सेलिंग करा है, क्या उन्होंने आज सिर्फ सेलिंग करा है, तो उसे बोलते हैं FII DII डेटा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पहले ही लिंक आएगा NSE इंडिया का, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डाटा आ जाएगा। सो इस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसके सेपरेट वीडियोज़ मैंने बना के रखे हुए हैं, उनको आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं। सो FIIs ने पिछले ट्रेडिंग सेशन दैट इज 27 मई में 1943 करोड़, सारी वैल्यू करोड़ में है, सेलिंग करी है और इन्होंने बाइंग करी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये नेगेटिव में क्यों है? दोस्तों इन्होंने कुछ बाइंग भी करी है, उन्होंने कुछ शेयर बाय किए हैं, कुछ शेयर्स सेल किए हैं। इन्होंने कुछ शेयर बाय किए हैं, कुछ शेयर सेल किए हैं, लेकिन जो शेयर इन्होंने बाय किए हैं वो ज़्यादा हैं और जो सेल किए हैं वो कम है। मतलब इन्होंने आज बाइंग ज़्यादा करी है, सेलिंग कम। इन्होंने आज सेलिंग ज़्यादा करी है और बाइंग कम। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब कभी भी FIIs बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि FIIs डॉलर में बाय करते हैं। DIIs के पास पैसा किस में है? रुपीज़ में, और उनके पास पैसा किस में है? डॉलर्स में। सो जब FIIs बाइंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर जाती है। DIIs जब बाइंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट स्टेबल होती है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो जनरली जब FIIs सेलिंग करते हैं तो मार्केट में बाइंग करते हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है LIC। दोस्तों आप LIC को पैसा देते हैं अपना इंश्योरेंस कराने के लिए, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि LIC खुद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, तो आपके पैसे को इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में ही लगाता है। तो पैसा जो बनना है दोस्तों वो स्टॉक मार्केट में बनना है। इनफैक्ट LIC भी आपके पैसे को उठा करके लगाएगा स्टॉक मार्केट में। एनीवे, सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों डीमैट के बारे में आपको बता दिया। दोस्तों जब पहले शेयर होते थे, शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते थे, हार्ड कॉपी के फॉर्म में होते थे, तो वो गवर्नमेंट ने 2019 में ऑर्डर निकाला कि कोई भी आदमी शेयर सर्टिफिकेट नहीं रखेगा, सभी लोग अपनी डिजिटल कॉपी बनवाएंगे, डिजिटल फॉर्म में शेयर रखेंगे। तो उस प्रक्रिया को पहले क्या था, ये मटेरियल फॉर्म में था, कागज़ के फॉर्म में था, उसको ई कॉपी करने के लिए, उसके डिजिटल कॉपी करने के लिए उसको डीमेटेरियलाइज कर दिया, मतलब उसके मटेरियल खत्म कर दिया, डीमेटेरियलाइज। अच्छा आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या इसको फिर से सर्टिफिकेट फॉर्म में ला सकते हैं? आंसर इज यस, उस प्रक्रिया को बोलते हैं रीमेटेरियलाइज। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर कुछ लोग होंगे जिनके पास शेयर पड़े होंगे और क्या वो 2019 के बाद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन निकाला है कि
आप लोग अपने अपने सारे के सभी लोग अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करवा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं तो भी आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे पहली चीज़ तो ज़रूरत में अकाउंट खोलना है या फिर आप स्टॉक में अकाउंट खोलना है। सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। और उसके बाद उनके पास एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के बाद अगर आपसे कोई आपका रिलेटिव मिलता है, वो कहता है कि यार मेरे पास तो शेयर पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं, तो उसको बताइए कि आप अकाउंट खोलिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। एक डीमैट का फॉर्म होता है, डीमैट का फॉर्म, उन शेयर्स को डीमेटलाइज करने के लिए फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आप भरेंगे, फॉर्म को भरने के बाद कंपनी को जमा कर देंगे। कुछ दिनों बाद वो शेयर आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल फीस में वो शेयर्स आपके डीमेटलाइज हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला काम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का है डीमैट अकाउंट। उसके खोलने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होता है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार और मोबाइल लिंक्ड होने चाहिए ताकि आपके पास OTP आ सके। तो वो प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों कभी भी आप शेयर बाय करते हैं, आपने बाइंग करी, फॉर एग्जांपल बाइंग करने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, आपने यहाँ पर गए, आपको लगता है कि आपको सपोज जुबिलेंट फूड का शेयर खरीदना है, या फिर आपको डव साबुन कौन बनाता है, डव साबुन बनाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपने क्या करा, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय करा, बाय का बटन दबाया, और आपने कितने शेयर लेने हैं, इंट्राडे लेने हैं, उसी दिन प्रॉफिट बुक करना है या फिर कुछ दिन होल्ड करना है। तो आपने कहा भाई मेरे को होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, दिस इज लॉन्ग टर्म। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कितने शेयर लेने हैं, मुझे 10 शेयर लेने हैं, आई हैव टू बाय 10 शेयर्स। तो आपने लिखा यहाँ पर 10 शेयर, 10 क्वांटिटी लिखी, आपने लिखा 10 क्वांटिटी लिखी, ये प्राइस है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा नीचे के लेवल पे प्राइस पे बाय करना है, एक ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं GTT ऑर्डर, जिसमें कि अगर आप चाहते हैं स्टॉक को बाय करना चाहते हैं 2000 के प्राइस पे, कि जब ये स्टॉक 2000 पे गिरेगा तो वो बाय हो जाए, तो उसे बोलते हैं GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर का फैसिलिटी दोस्तों ज़ीरोधा में है, तो ज़ीरोधा में आप उस प्राइस पे GTT ऑर्डर लगा करके छोड़ सकते हैं। दोस्तों GTT ऑर्डर क्या होता है, उसको कैसे लगाते हैं, ये GTT ऑर्डर को लगाने का क्या प्रक्रिया है दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा हुआ है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, उसको बाद में देखना। तो आपने सोचा कि इसमें मैं बाय करना चाहता हूँ इस समय करंट मार्केट प्राइस पे, तो आपने मार्केट प्राइस लगाया और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पे यहाँ पर बाय करते ही ये 10 शेयर बाय हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मार्केट पे नहीं बाय करना चाहते हैं, आप उस दिन में हो सकता है स्टॉक 2300 रुपये तक गिर जाए, क्योंकि स्टॉक तो ऐसे ऐसे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपने 2300 रुपये लगाया छोड़ दिया, अगर वो स्टॉक उस दिन पे 2300 रुपये पे गया तो आपके 10 शेयर 2300 रुपये पे बाय हो जाएंगे। बस में आई, तो आपके पास HUL की स्टॉक आ गया, HUL का स्टॉक आ गया 10 शेयर्स का। बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास क्या शेयर है, इसका क्या प्रूफ है, मेरे को शेयर खरीद गया कि नहीं खरीद गया। तो पहली चीज़ तो आपके पास ये जो होल्डिंग है, यहाँ पर आपको शेयर्स दिखाई पड़ेंगे कि आपके पास कितने शेयर्स हैं। दोस्तों ये मेरी जो होल्डिंग है उसका आई थिंक जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका आई थिंक 1% है, जो ये पूरा का पूरा जो आपके सामने है। बट एनीवे, तो ये जो आपके सामने होल्डिंग्स हैं, ये होल्डिंग्स आपको बताती हैं कि इसमें तो काफ़ी कुछ कम भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ क्वांटिटी है जो कि मैंने इधर उधर से दाएं बाएं करता रहता हूँ, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करता रहता हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही है 14-15 लाख रुपए। एनीवे, तो कहने का मतलब क्या है, तो अगर आपने शेयर लिए 45 शेयर लिए, इस प्राइस पे लिए, ये इसका प्राइस चल रहा है, ये करंट वैल्यू है, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, इतना % प्रॉफिट पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी आप शेयर बाय करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है दैट इज़ ज़ीरोधा, आपको 2 चीज़ें भेजेगा। एक तो SMS भेजेगा शाम को कि आपने इतने शेयर बाय किए, इस प्राइस पे बाय किए और इतना पैसे का आपने इन्वेस्टमेंट किया। नंबर 2, शाम को आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट। बेसिकली एक एक्सेल शीट होती है जिसमें कि जो सेम डिटेल्स, दैट इज़ कितना शेयर किस टाइम पे किस दिन पे कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपको पैसा आपको देना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज देता है, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट नोट का कॉन्सेप्ट, ये आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपका ब्रोकर भेज देगा, ओके। तो इसीलिए आप ज़ीरोधा आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेज देगा, ओके। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही छोटे से टैक्सेस पड़ते हैं। अगर आप
कि आप कोई भी शेयर लेते हैं तो उसमें कुछ मिनिस्क्यूल से चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा तो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, ज़ेरोधा तो आपसे कोई पैसे नहीं लेगा इन्वेस्टिंग करने के, अपस्टॉक भी कोई पैसे नहीं लेगा, इनफैक्ट जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं कोई पैसे नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पैसे हैं जो कि चार्जेस आपसे लगने ही लगने हैं। फॉर एग्जांपल NSE BSE ये सब एक्सचेंज हैं, इनके पास एम्प्लॉय लगे हुए हैं तो ये तो कुछ पैसा लेंगे ना, तो ये बहुत ही मिनिस्क्यूल पैसा होता है, 0.003%, आई थिंक इतना ही पैसा होता है। इसे बोलते हैं एक्सचेंज फीस। इसके अलावा सेबी की बहुत फीस होती है, बहुत ही मिनिस्क्यूल होती है। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो टोटल चार्जेस यहाँ पर आ जाएगा, चार्जेस वाइल बाइंग अ शेयर, ऑल्दो इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप चाहें वाइल बाइंग शेयर्स, तो ये आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने टैक्सेस लगते हैं। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.01%। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, जो कि देखा जाए तो स्टैम्प लगते नहीं लेकिन स्टैम्प लगते हैं, 0.002%। बाय करते हैं तो इतना परसेंट, बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। उसका मैं सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जो कि मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्या चार्जेस पड़ते हैं। लेकिन जब आपका प्रॉफिट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपने इसके प्रॉफिट को बुक किया, जब ये हो गए शेयर्स मान लो 1.5 लाख रुपीज़ के, तो जो 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है तो इसमें आपको टैक्स पड़ेगा। अब टैक्स कौन सा पड़ेगा दोस्तों, अगर आपने 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद सेल किया है तो आपको LTCG पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के अंदर सेल किया है तो आपको STCG पड़ेगा। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल के बाद इसको बेचा है, तो आपने को प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपीज़ तक हो रहा है, 1 लाख रुपीज़ तक प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा LTCG का, कोई LTCG नहीं लगता। अगर आप 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद को प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बात समझ में आई। 1 ईयर के बाद अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा LTCG का। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख या फिर कितना भी प्रॉफिट है 1 साल के अंदर सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि कंपनीज़ के पास भी पैसा रहे और कंपनियां ग्रो करें। कंपनियां ग्रो करेंगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट ग्रो करेगा, तो इससे पूरी की पूरा नेशन ग्रो होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, इन्वेस्टेड रहें, आपको भी प्रॉफिट मिले और कंपनीज़ भी ग्रो हों। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1 साल के ऊपर LTCG माफ़ कर रखा है अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के नीचे। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और LTCG इज़ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, वो बहुत ही कम है। आई थिंक इट्स 10% नाउ। इसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में आपको ये जानते रहना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स 2 फॉर्म में आते हैं, एक हर एक क्वार्टर में, दैट इज हर एक 3 महीने के बाद, उसे बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब क्वार्टर रिजल्ट्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब दोस्तों आपको मालूम है इंडिया की जो फाइनेंशियल साइकिल है वो अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो अप्रैल से जून है Q1, तो जिसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। और सबसे पहले जो रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं IT सेक्टर की कंपनीज, क्योंकि IT सेक्टर के पास ऑलरेडी सब कुछ सॉफ्टवेयर में होता है, ज़्यादा उनको गुणा भाग करना नहीं होता, इसलिए सबसे पहले रिजल्ट वो पोस्ट करते हैं। Q2 के रिजल्ट्स आते हैं फ्रॉम जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर को 3 महीने का बिजनेस है, उसका रिजल्ट आता है Q2 के रिजल्ट्स, जो कि आना शुरू होते हैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स। इसी प्रकार से Q3 के फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और Q4 होता है फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं जिनमें कि उनके रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनका पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, साल का जो जोखा है, उसे बोलते हैं एनुअल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, जिसमें कि कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट्स को पोस्ट करती है, जिसमें कि कंपनी के लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, कंपनी का जो, अगर आपको किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना है तो आपको सीधे गूगल पे जाना है, सर्च करना है एनुअल रिपोर्ट रिलायंस, सपोज रिलायंस, या फिर आप एग्जांपल ले लेते हैं कुछ और, लाइक ब्रिटानिया देख लेते हैं, ब्रिटानिया एनुअल रिपोर्ट 2000। अब आपको कौन से साल का देखना है भाई, आप बताइए कौन सा साल का देखना है, 20, 21, 19, 20, तो पूरे साल का जो लेखा जोखा है वो निकल करके सामने आ जाएगा। आपने क्लिक किया, PDF फॉर्मेट में आपके सामने है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन से हैं आपको पता चलेगा,
कंपनी के मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, बड़ी व्हाट क्वालिफिकेशन दे आर ओनिंग। इसके अलावा कंपनी ने क्या इस साल एक्सपेंडिचर किए हैं, कंपनी के कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, कंपनी की क्या लायबिलिटीज़ हैं, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनी कहाँ कहाँ पर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, 200-250 पन्ने की इन्फॉर्मेशन है। इट्स एन आई कैंडी टू स्टडी कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट को पक्का देखें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें उसमें, लेकिन देखें जरूर। ओके, इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट जिसको के बारे में मैंने आपको बताया, उसका नाम है स्क्रीनर। तो उसमें आप कई सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की क्या प्राइस टू अर्निंग रेशो है, मतलब जितनी ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशो होगा मतलब स्टॉक महंगा है, अर्निंग के मुताबिक स्टॉक महंगा है। लेकिन पी का पूरा सच जानने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया रखा है, जो पी का वीडियो है उसको आप सेपरेटली देखिएगा, सर्च करिएगा वेल्थ सागा पी रेशो, आपको वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा मार्केट, नेट प्रॉफिट वैल्यू, सेल, क्वार्टर क्रेडिट, कितना आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना कैपिटल कंपनी ने इन्फ्यूज़ कर रखी है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। माना जाता है 15% के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना ही चाहिए। अदरवाइज जितनी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर अगर 15% निकाल नहीं पा रही है तो दैट मीन्स वो कंपनी बिजनेस ही क्या कर रही है। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड पैसा लगा देंगे। तो कंपनी को कम से कम 15% के ऊपर के आरओसी ही रखने ही चाहिए। आरओसी के सेपरेट वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जिसमें कि हर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स इसमें दिए हुए हैं। मार्च 2022 तक के लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने कितने सेल्स किए, है ना, सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। कंपनी के क्या रेवेन्यू हुए, मतलब कंपनी ने कितना बिजनेस किया, उसमें क्या खर्चे निकले कंपनी के, तो वो माइनस हो जाएंगे। इतना कंपनी ने खर्चा किया, अब वो एम्प्लॉय कॉस्ट भी हो सकती है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी हो सकते हैं, वेरियस एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे से निकल जाएंगे। तो जो बचेगा उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है ऑपरेशन से, मतलब जो धंधा करने में उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन धंधा करने के बाद कंपनी को कुछ और भी चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। दैट इज, कुछ कंपनी ने लोन ले रखे हैं तो लोन का इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है भाई, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो जब वो पेमेंट कट जाती हैं, है ना, सारे के सारे डिप्रिसिएशन कट गया, प्लस जो अदर जो एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे उन्होंने काट दिए। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद जो कंपनी के प्रॉफिट निकलते हैं उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट के बाद भैया टैक्स भी तो देना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आप पैसा कमाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रहे, ऐसा थोड़ा होता है। तो पूरे के पूरे प्रॉफिट्स पे जितना प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट निकलता है वो होता है शुद्ध प्रॉफिट, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे बोलते हैं पैट, आप सुनेंगे पैट, तो पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, कंपनी के कितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, इस प्रॉफिट से, अभी सारे के सारे प्रॉफिट करोड़ में है, 16,000 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 16,203 उसके बाद करोड़ इंटू 0,0,0,0,0, ओके, एक और जीरो, ठीक है। तो ये हुआ इस कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट से जब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है, अर्निंग पर शेयर, इसे बोलते हैं ईपीएस। इस ईपीएस का दोस्तों मेरा एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है उसको देखिएगा। ईपीएस यहाँ मैं लिंक कर दूंगा, सारी चीज़ें दोस्तों बताऊंगा तो मैं, हो सकता है मेरे को ये 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होता है जिसे बोलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का क्या प्रॉफिट और कंपनी के कितने लॉस हो रहे हैं। तो कंपनी ने जो सेल्स करी वो यहाँ पर आ रही हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाती है। अब प्रॉफिट होने के बाद कंपनी की अदर इनकम क्या है, अदर इनकम मतलब और भी इनकम है। कंपनी कुछ रियल एस्टेट से भी कमा रही है, कंपनी ने कहीं कुछ रियल एस्टेट रेंट पे दे रखा है, वहाँ से भी इनकम आ रही है। कंपनी ने कुछ एफडीज कर रखी हैं, वहाँ से इंटरेस्ट आता होगा। कंपनी ने कुछ शेयर्स भी बाय कर रखे होंगे, वहाँ से डिविडेंड आ रहा होगा। तो ये सारी की सारी अदर इनकम में आ जाता है। तो ये सारी की सारी इनकम प्लस इंटरेस्ट, कहीं से इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, उन सबको जोड़ने के बाद टोटल कंपनी की जो अर्निंग होती है बिफोर टैक्स वो आ जाती है। उसके बाद टैक्स को देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसे बोलते हैं P&L स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये P&L का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया 2 चीज़ें बताई थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE
एंड ROE। दोस्तों ROE और ROC जनरली 15% के ऊपर होने चाहिए। दोस्तों इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या किसी भी शेयर में, तो आपको कितना इंटरेस्ट, कितना रिटर्न चाहिए? 15%, 20% तो चाहिए, 15% तो चाहिए ही चाहिए, है ना। वरना म्यूचुअल फंड में आप 10-12% तो आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहे हैं। तो किसी भी मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ROE पक्का चेक करो। अगर उसके ROE 15% से नीचे है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो। वो कंपनी ही अगर 15% नहीं जनरेट कर पा रही है तो आपको क्या घंटा रिटर्न देगी? तो इससे अच्छा है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही ना करें। तो हमें इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करना है। लेकिन दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके कि ROE अच्छे नहीं होते हैं, परंतु वो कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, प्लस उस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत सॉलिड हैं, वो कंपनी सेफ बहुत है ना। तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल ध्यान रखना पड़ता है। बैलेंस शीट है दोस्तों, बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करते हैं उसका एक मेरा सेपरेट वीडियो है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट को इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म में बताया नहीं जा सकता। बैलेंस शीट मतलब क्या है? पूरी कंपनी का लेखा जोखा, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, मतलब कंपनी के पास कितना कैश है प्रॉफिट्स के फॉर्म में जो कंपनी जमा करती चली जा रही है, प्लस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी ने कहाँ कहाँ पर कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर चाहे वो FD के फॉर्म में हो, चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कुल मिलाकर टोटल एसेट्स कितने हैं, कंपनी को कितना देनदारी बनती है, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें, लायबिलिटीज़ सारी की सारी चीज़ें उसके बैलेंस शीट में दी होती हैं। बैलेंस शीट का सेपरेट वीडियो है दोस्तों, उसको देखना मत भूलना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिन लिंक कर दिया है। अब कैश फ्लो क्या है दोस्तों? कैश फ्लो बताता है कंपनी में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी के कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं और कंपनी कितना प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, अर्निंग जनरेट कर रही है। अब कैश आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कैश आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और कैश आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तीन तरीके से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी के जो मेन बिजनेस है उससे कितना पैसा आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो शेयर्स में हो, जैसे कि WSG वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो भी तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हमारे शेयर्स हमें कितना, हमारे इन्वेस्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, कितना इनकम दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं। प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी ने जो फाइनेंस कर रखा है उस पर कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, साथ में उसका कैश फ्लो इंप्रूव होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं? तो ऐसी कंपनी जिनका कि कैश फ्लो बढ़ रहा है, दैट इज पॉजिटिव थिंग। और उन कंपनीज में जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव है और बढ़ता चला जा रहा है, उन कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल में चीज़ें मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में सिखा रखी हैं। उसको अगर आपने सीखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। कुछ पैसा अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको सॉलिड रिटर्न्स मिलेगा फ्यूचर में। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब उस कंपनी में प्रमोटर्स की कितनी शेयर होल्डिंग है, 50%। FIAs की कितनी होल्डिंग है, 24%। ये प्रमोटर्स, FIAs, DIAs, गवर्नमेंट, पब्लिक। तो दोस्तों हमें उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग एटलीस्ट 50% से ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग उतना बढ़िया। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर अच्छा करेगी, अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी तो किसको फ़ायदा बताओ? अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर रिलायंस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करेगी और रिलायंस में सबसे ज़्यादा प्रमोटर का हिस्सा है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है भैया? प्रमोटर्स को, अंबानी जी को, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसमें। अगर उनकी होल्डिंग कम होगी तो कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मेहनत करने में उनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग हो उतना बेहतर है। इसके अलावा FIAs और DIAs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि FIAs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, DIAs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों लोग क्या करते हैं? ये दोनों लोग कंपनीज के टच में रहते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते रहते हैं, कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो अगर कंपनी में FIA और DIA लगातार बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कंपनी में प्रमोटर ने पैसा लगा रखा है खूब सारा, FIA DIA खूब पैसा लगा रहे हैं, मतलब कंपनी एक सॉलिड कंपनी है। ऐसे कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें कि पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा होता है, FIA DIA का कम होता है। तो ऐसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, क्योंकि पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं होता, पब्लिक तो लॉस्ट है, पब्लिक तो मतलब उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं, बेवकूफ़। सबसे ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन किसको होती है? पब्लिक को। तो जिसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, FIA DIA की कम है, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ येस बैंक। अब येस बैंक की क्या हालत है दोस्तों? येस बैंक किसी ज़माने में 500 रुपये का, करीब 450 रुपये का शेयर था। अब दोस्तों येस बैंक के शेयर की क्या हालत हो गई है उसको आप देखिए। कंपनी तो लॉस मेकिंग है, हर जगह आपको लॉस ही लॉस दिखाई पड़ेगा। ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको लॉस में दिखाई पड़ेंगी। ये देखो नेट प्रॉफिट इज इन लॉस लॉस लॉस। ओके हम लोग चलते हैं कंपनी के
कैश फ्लो देखो, अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है कैश फ्लो तो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, बट अगेन कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। पब्लिक को देखो, अब देखो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं, प्रोमोटर्स अपना पूरा माल बेच करके निकल गए हैं। जून 2019 में प्रोमोटर की होल्डिंग 20% थी, जो कि बहुत कम है। लेट मी टेल यू, 20% इज़ वेरी लेस। एटलीस्ट प्रोमोटर्स की होल्डिंग शुड बी 50%। लेकिन बैंक्स में जो कैप होता है कि बैंक्स में प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग ज़्यादा नहीं रख सकते, ये आरबीआई की नॉर्म्स है। फिलहाल उन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, भैया निकल लो, नहीं निकल लोगे बुरी हालत होने वाली है। और वही हुआ, स्टॉक जहाँ पर 450 रुपये में था, आज स्टॉक का प्राइस है 15 रुपये। 15 रुपये, सच मैसिव डिस्ट्रक्शन। सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग 45% है, FII-DI की होल्डिंग है 55% और प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 15% से ज़्यादा की हो, वहाँ पर उस स्टॉक में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि उस स्टॉक में पब्लिक ही घुसी हुई है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीनर से मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसमें और भी कुछ रेशियोज़ होते हैं जो कि प्रो रेशियोज़ होते हैं, जो कि आपको किसी अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन करने में मदद करते हैं। वो प्रो रेशियोज़ क्या होते हैं उसको दोस्तों मैंने अपने फंडामेंटल कोर्स में, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में बहुत अच्छे समझा रखा है, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यू कैन गेट बेनिफिटेड। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन क्या होता है दोस्तों? कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी की कुछ वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वैल्यू होती है लेकिन उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे कहें कि अगर आपसे रिलायंस पैसे मांग रही है और एक है चरण सन्स, आप किसको 10,000 रुपये देना पसंद करेंगे? बताओ, रिलायंस और चरण सन्स, कमेंट सेक्शन में बताओ। अकॉर्डिंग टू मी तो आप रिलायंस को देना पसंद करेंगे। क्यों? ये रिलायंस की गुडविल है, रिलायंस की मार्केट वैल्यू, गुडविल। सो दोस्तों गुडविल क्या है? गुडविल भी एक एसेट है, जिसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, इसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इसके भी वैल्यू होती है। गुडविल भी एक वैल्यू है जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। कुछ एसेट्स होते हैं फर्नीचर, जिनको बोलते हैं आप टेंजिबल एसेट्स, कुछ एसेट्स होते हैं इनटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल, फॉर एग्जाम्पल गुडविल की वैल्यू होती है, उस पर भी आपको लोन मिल जाता है, गुडविल पर भी लोन मिल जाता है। एनीवे, जिसका कि गलत फायदा उठाया था गीतांजलि जेम्स में। नीरव मोदी नाम सुना है आपने? गीतांजलि जेम्स, उनके पास उतने एसेट्स थे ही नहीं, उन्होंने अपने सिर्फ गुडविल के नाम पे लोन ले लिया था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप समझ गए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप समझ गए हैं। जब टैक्स को पे कर दिया तब उसे बोलते हैं शुद्ध मुनाफा, दैट इज टोटल कंप्लीट नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस से, उसे क्या मार्जिन निकल रहे हैं, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एट लीस्ट एक सौ, आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको ओपीएम दिखाई पड़ता है, दिस इज ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एक सेकेंड, रिलायंस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन होगा, रिलायंस देख लेते हैं, या फिर ब्रिटानिया देख लेते हैं, या फिर HUL देख लेते हैं, हिंद, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, हिंद यूनि। सो हिंद यूनि, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा होता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये मार्जिन है। कंपनी 24% के मार्जिन पे काम कर रही है, देख रहे हैं? मतलब जो कंपनी 100 रुपये का अगर माल सेल कर रही है तो उसमें 24% का मार्जिन रख के काम हो रहा है, 24% का उसको अर्निंग हो रही है। बात समझ में आ रही है? उस अर्निंग के बाद उसमें टैक्स वैक्स निकाल के उसको जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो शानदार प्रॉफिट हो रहे हैं। ओके, अब प्रॉफिट कितने हो रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं। अर्निंग पर शेयर है 9.81 और कंपनी का ROE ROC आप देख सकते हैं, ROC है 25%। बात समझ आ रही है? जितना कंपनी कैपिटल इस बिजनेस में लगा रही है उसमें से करीब 25% का रिटर्न निकाल रही है। बहुत ही शानदार कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 12 से 15% के रिटर्न मिलते हैं। ये स्टॉक खुद ही 18-19% के रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो स्मैश करना लाइक बटन अगर अभी तक नहीं किया। स्क्रीनर के बारे में दोस्तों डिटेल में अगर आपको सीखना है कैसे स्क्रीनर में आपको प्रो चीज़ें और प्रो डेटा लगाना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज शेयर का प्राइस है मान लो 2,000 रुपये
और स्टॉक बढ़िया ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद स्टॉक में कुछ खराब न्यूज़ आ गई, स्टॉक में गिरावट शुरू हुई, स्टॉक पहुंच गया फिर से 1000 रुपये पे, स्टॉक में गिरावट आते आते स्टॉक 1000 रुपये पहुँच गया। तो आपको क्या मिला? आपने 5 साल 5 ईयर्स शेयर को होल्ड किया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी पूरे के पूरे प्रॉफिट को अपने पास रिजर्व्स के फॉर्म पे नहीं रखती है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने पास रिजर्व्स के फॉर्म में रखती है। क्यों? ताकि फ्यूचर में कभी भी उसको रिक्वायरमेंट पड़े पैसे की तो कंपनी उसको यूज़ कर सकती है। कंपनी कैन यूज़ दैट मनी। दोस्तों 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, ओके, रिकॉर्ड करते करते, बट आई एम एंजॉइंग। आई डोंट नो आपके बारे में, आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट बी एंजॉइंग। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी सारे के सारे प्रॉफिट्स को अपने पास नहीं रखती है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेल यू रिजर्व्स कहाँ हैं। रिजर्व्स, जिस कंपनी के पास जितने ज़्यादा रिजर्व्स और जितने ज़्यादा रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, मतलब वो कंपनी उतनी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजर्व्स में बढ़ोतरी आपको लगातार दिखाई पड़ रही है। मतलब कंपनी का जो कैश का जो पाइल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब कैश का पाइल बढ़ने से बेनिफिट क्या होता है? कैश का पाइल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, माय गॉड, जितना ज़्यादा कैश का पाइल बढ़ेगा, मतलब कंपनी उतनी ज़्यादा जगह पर इनोवेशन कर सकती है, नए ऑफिसेस खोल सकती है, नई मशीनरी खरीद सकती है, नया प्लांट खोल सकती है, बढ़िया हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय रख सकती है। तो बेसिकली कंपनी का पैसा होगा तो कंपनी ग्रो करेगी। तो जितना कैश रिजर्व्स है वो कंपनी कुछ पैसा अपना प्रॉफिट का कैश रिजर्व में रखती है और कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बात समझ में आई? अब डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? डिविडेंड का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है। डिविडेंड जब कभी भी दिया जाता है तो डिविडेंड, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया, डिविडेंड अनाउंस होता है फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू क्या है? ब्रिटानिया के शेयर की फेस वैल्यू जहाँ तक मुझे याद है 1 रुपये है फेस वैल्यू, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज, या 1 रुपये है। दोस्तों जनरली मुझे सारे के सारे नंबर ये याद रहते हैं। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1 रुपये। तो ब्रिटानिया अनाउंस करेगी, ब्रिटानिया आपको न्यूज़ में मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, आपको ऐप आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है मनी कंट्रोल, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज वेल्थ सागा चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। वेल्थ सागा का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा कि भाई ब्रिटानिया ने कितने का डिविडेंड अनाउंस किया। सो 1 रुपये पे अगर कंपनी अनाउंस करती है 1 रुपये का डिविडेंड, सो डिविडेंड 1 रुपये का होगा, लेकिन कंपनी अनाउंस करेगी 100% डिविडेंड अनाउंस, 100% डिविडेंड। काफ़ी सारे लोग होंगे, नए लड़के हैं, उनको लगेगा कि 2331 रुपये का डिविडेंड मिला 100%। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। 100% ऑफ फेस वैल्यू। अगर कंपनी ने, सपोज एग्जाम्पल में पूछ रहा हूँ, अगर कंपनी ने मान लो 200% डिविडेंड अनाउंस किया है तो कितने रुपये का डिविडेंड होगा? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कितने रुपये का डिविडेंड होगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना डिविडेंड और नीचे लिखना कितने रुपए का डिविडेंड, है ना। सो दोस्तों ये सीखना जरूरी है, कम्युनिकेट करते चलो, सीखते चलो, है ना। ओके, अब आता है दोस्तों डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू का सेपरेट वीडियो है दोस्तों, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। डिविडेंड बायबैक, इसका एक सेपरेट वीडियो है मेरा, वो मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, डू नॉट मिस दैट। उसमें डिविडेंड के बारे में, बायबैक के बारे में, स्प्लिट के बारे में बहुत डिटेल है, मैंने बताया सारी चीज़ें, तो उसको आप सेपरेटली देख लेना। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड से बेनिफिट क्या होता है? आपकी रेगुलर इनकम जनरेट होती है और आपको कंपनी रेगुलर अवार्ड करती रहती है डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं है। पहले टैक्स फ्री होता था, कितना भी डिविडेंड आपको मिल जाए वो टैक्स फ्री होता था, लेकिन अभी डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं है। जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, वही टैक्स जो आपको एप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कम डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% आपका डिविडेंड चला जाएगा टैक्स के फॉर्म में, है ना। ओके, बोनस क्या होता है दोस्तों? अच्छा, डिविडेंड में एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डिविडेंड जब भी आपको मिलता है, अगर कंपनी का शेयर प्राइस है सपोज 2000 रुपये और कंपनी की फेस वैल्यू है मान लो 10 रुपये और कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस किया है, दैट मीन्स कंपनी का जो डिविडेंड हुआ कितना रुपये हो गया? 10 रुपये हो गया। तो जिस दिन डिविडेंड मिलता है उसको जिस दिन डिविडेंड मिलता है, जिस दिन आप एप्लीकेबल होते हैं डिविडेंड के लिए, उसे बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। दोस्तों ये रिकॉर्ड डेट वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने डिविडेंड वाली वीडियो में, उसको देखना। तो जैसे डिविडेंड आपको मिल गया तो डिविडेंड मिलने के बाद कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है वो हो जाता है 1990, क्योंकि ये 10 रुपये कहाँ है? वो 2000 के जो शेयर का प्राइस था उसी से 10 रुपये निकाल करके तो आपको दिए गए हैं डिविडेंड फॉर्म में। तो जो शेयर का प्राइस है वो उतना कम हो जाता है जितना डिविडेंड आपको दिया गया है। बात समझ में आई? तो आपको कहेंगे सर फायदा क्या है? फायदा है फ़ायदा ये है कि पहले के तो जो 2000 रुपये थे वो तो खाली ऐसे ही वर्चुअल थे, आपको खाली दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। लेकिन ये 10 रुपये कम से कम आपके जेब में तो आ गए, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि डिविडेंड आपको कंपनी निकाल करके दे देती है कि भैया ये लो आपके हैं ये पैसे। ओके, ये आपको रिवॉर्ड मिलता है एज अ शेयर होल्डर।
स्प्लिट होता है दोस्तों, कभी शेयर है, मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, कंपनी ने क्या करा 10 रुपए के, और बोनस में सेम चीज़ें। बोनस में क्या होता है, कंपनी का जो शेयर है वो 2000 रुपये का है, कंपनी ने बोनस इशू करा 1:1, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 10 शेयर और मिलेंगे। तो आप कहेंगे वाह सर क्या बात है सर, ये तो पैसा ही पैसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, 2000 का शेयर है तो आपके पास 10 शेयर थे तो आपको 10 शेयर और मिलेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जो प्राइस था 2000 रुपये, ये घट करके हो जाएगा 1000 रुपये। मतलब जो पहले आपके पास 10 शेयर थे 2000 रुपये के, आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर्स 1000 रुपये के। तो मतलब कैपिटल आपकी उतनी रहेगी लेकिन आपके पास शेयर्स बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो क्या बेवकूफ़ी है, ठीक है, ये क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों बेनिफिट ये है कि पहले जो शेयर 2000 रुपये का मिल रहा था उसको कम लोग खरीद पा रहे थे, अभी जो शेयर है वो 1000 रुपये का हो गया है, अब उसको ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। तो ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे तो शेयर, पहली चीज़ तो उसका प्राइस बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास जो बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास आप आज से 50 साल बाद जब आपके पास हो सकता है 10 लाख शेयर हो गए हों, 10 लाख शेयर, अब अगर आपको 10 लाख शेयर बेचने हैं तो 10 लाख शेयर बेचने के लिए भैया कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो जब खरीदने वाला तभी होगा जब शेयर का प्राइस कम होगा, तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जितना ज़्यादा कम शेयर का प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी होगी। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती हैं, शेयर के प्राइसेस को कम करती हैं इन फॉर्म ऑफ बोनस और स्प्लिट। अब दोस्तों क्वेश्चन होगा कि सर ये दोनों अगर सेम ही है तो बेनिफिट क्या है, फ़र्क क्या है? बोनस में दोस्तों अगर कंपनी बोनस अनाउंस करती है और कंपनी का फेस वैल्यू है शेयर 10 रुपये का, तो फेस वैल्यू 10 रुपये ही रहती है, सिर्फ शेयर का प्राइस डिवाइड होता है। अब स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिट में क्या है, कंपनी का शेयर अगर 2000 रुपये का है तो उसका प्राइस भी डिवाइड होता है और उसकी फेस वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो कंपनी का शेयर अगर कंपनी ने स्प्लिट दिया है, जो 10 रुपये का शेयर था वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये, और उसकी जो वैल्यू है 2000 की वो भी आधी हो जाएगी, दैट इज़ 1000 रुपये। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या है, स्प्लिट में शेयर की प्राइस भी कम होगा और उसकी फेस वैल्यू भी कम होगी, और बोनस में सिर्फ प्राइस कम होगा, शेयर का हाफ हो जाएगा अगर 1:1 दिया है तो। कंपनी 1:1 के अलावा 1:2, 1:3, 1:5 कुछ भी दे सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन। 4:15 भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाय बैक क्या होता है दोस्तों, बाय बैक के बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। बाय बैक दोस्तों कभी कभी कंपनी क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती है बल्कि बाय बैक करती है। बाय बैक से क्या बेनिफिट है, आपके पास अगर मान लो 100 शेयर है, कंपनी ने कहा कि भाई हम आपके 10 शेयर खरीद लेंगे, बाय बैक कर लेंगे, और आपको अगर शेयर का प्राइस चल रहा है 2000 रुपये, और कंपनी क्या करेगी 2500 रुपये पे 25 रुपये बायबैक ले आएगी। बायबैक लेने से बेनिफिट क्या होता है, जो शेयर आपका 2000 रुपये का है वो कंपनी 25 रुपये पे बाय कर रही है, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपके बाय कितने करेगी शेयर, 10 शेयर ओनली, 10 शेयर्स ओनली, उससे ज़्यादा बाय नहीं करेगी। उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो, 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो है, ठीक है। तो आपको क्या बेनिफिट है, आपको मिल गया 500 रुपये, आपके शेयर जो 2000 रुपये के आप अपने होल्ड कर रखे थे वो 2500 रुपये बिक गए, सीधे सीधे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ हर एक शेयर पे, है कि नहीं? कंपनी को क्या बेनिफिट है? आपको लगेगा सर ये तो कंपनी का बेनिफिट, यार कंपनी तो महंगे में ले रही है। कंपनी को बेनिफिट है क्योंकि कंपनी को मालूम है कि उसकी कंपनी आगे आने वाले समय में ज़बरदस्त प्रॉफिट्स करने वाली है। तो जितने ज़्यादा शेयर कंपनी के पास होंगे उतने ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट आएगा, तो कंपनी शेयर आपसे वापस खरीद रही है। तो ये होता है बायबैक का कॉन्सेप्ट दोस्तों। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पहली चीज़ दोस्तों, मार्केट फैक्टर्स एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक की अच्छी न्यूज़ है या ख़राब न्यूज़ है वो उसके प्राइस में हमेशा फैक्टर इन हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में क्या है कि जब कभी भी कोई बैड न्यूज़ आने वाली होती है, आपसे पहले FIIs DIIs को पता चल जाता है, क्योंकि FIIs DIIs उस कंपनीज के कंपनीज के प्रमोटर से, कंपनी से रेगुलर टच में रहते हैं। तो किसी भी गुड न्यूज़ आने से पहले स्टॉक ऊपर चला जाता है और किसी भी बैड न्यूज़ आने के पहले स्टॉक नीचे चला जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी के जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है FII DIIs को, बड़े इन्वेस्टर्स को पहले ही पता चल जाती है। इसीलिए मार्केट में अगर कोई स्टॉक, अगर आप कह रहे हैं कि यह कंपनी तो बहुत बढ़िया करेगी, सो मोटा मोटा उस कंपनी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसका प्राइस भी ऑलरेडी बढ़ चुका है। दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं कोविड के समय पर, आई जस्ट शो यू वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। कोविड का दोस्तों जब शुरुआत हुई थी, दैट इज़ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डेटा यहाँ पर। मैं जो करता हूँ वीकली कैंडल। सो कोविड के समय पर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी। दिस इज़ कोविड क्रैश। तो कोविड की शुरुआत हुई थी इंडिया में, लॉकडाउन लगा था आई थिंक 23 मार्च को,
है कि नहीं। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, लेकिन स्टॉक मार्केट में करेक्शन कब से स्टार्ट हो गया था आप देखिए, ये नीचे देखिए, यहाँ पर लुक एट दिस टाइम, लुक एट दिस प्लेस। दोस्तों चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं इसके सेपरेट वीडियो हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो देखिए क्रैश कब से शुरू हुआ, जनवरी से। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया FIA DI के पास सॉफ्टवेयर हैं, एल्गोरिदम हैं, उनके पास रिसर्च है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता चल गया भाई कोविड ये गिराएगा मार्केट को। तो क्या हुआ, पहले से ही गिरावट शुरू हो गई। और गिरावट कब तक हुई, लॉकडाउन कब लगा था इंडिया में, लॉकडाउन कब लगा था 23 मार्च। सबको लग रहा था कि 23 मार्च लॉकडाउन लगा, अब तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी, अब तो मार्केट गिरेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखिए 23 मार्च से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब तक मार्केट फैक्टर्स एवरीथिंग, मार्केट ने पहले ही उस चीज़ को फैक्टर इन कर लिया है। मार्केट हमेशा 2 कदम आगे चलती है। तो जब लोगों को लग रहा था ये मार्केट गिरेगी, वहां से मार्केट ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, स्टॉक मार्केट में कितना लॉस हो सकता है, कंपनी कितना अंडर परफॉर्म कर सकती हैं, वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अब यहां से लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन हो गया, अब आगे क्या, मतलब अब यहां से लॉकडाउन से जितना नुकसान हो सकता था वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अब लॉकडाउन जब खुलेगा तो क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट होंगे, मार्केट ने वो फैक्टर इन करना शुरू किया। बात समझ आ रही है। सो मार्केट फैक्टर्स इन एवरीथिंग, और मार्केट पहले ही उन चीज़ों को फैक्टर इन करती है। इसीलिए इकोनॉमी लैग करती है, स्टॉक मार्केट लीड करती है। अगर स्टॉक मार्केट तेज चल रही है मतलब इकोनॉमी बढ़िया करेगी, कर रही है नहीं, इकोनॉमी बढ़िया करेगी। और अगर स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो चुकी है दैट मीन्स इकोनॉमी खराब करेगी। और जब इकोनॉमी खराब कर चुकी होगी उससे पहले ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट फैक्टर्स एवरीथिंग, स्टॉक मार्केट लीड्स। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये कैसे पता करें कि कब एंटर करें। उसके लिए दोस्तों आपको मार्केट की साइकिल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको मार्केट के ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक वीडियो है, लेकिन प्रो कॉन्टेंट है, प्रो इन्फॉर्मेशन है, उसको देखना मत भूलना। एक और भी क्वेश्चन आता है सर कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, आपने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जब रिलायंस के शेयर का प्राइस था 100 रुपये। कंपनी ने क्या किया, बोनस दिया आपको, बोनस देकर के आपको दिया 50-50 रुपए के 2 बोनस दिए, 2 शेयर दिए। अब कंपनी ने फिर से काम करना शुरू किया, धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस और बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर का प्राइस हो गया 100 रुपए फिर से, तो ये शेयर फिर से 100 रुपए हो गया। अब कंपनी ने फिर से स्प्लिट दिया और दिया 50-50 रुपए का। ओके, तो आपके पास कितने शेयर हो गए, आपने जो 100 रुपए लगाए थे वो अब हो चुके हैं 200 रुपए, और कंपनी का शेयर प्राइस फिर से बढ़ रहा है। इसके अलावा बीच बीच में कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपको डिविडेंड से रेगुलर इनकम भी हो रही है, प्लस आपकी जो कैपिटल है वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट, जिसमें कि आप किसी शेयर को जितना समय ज़्यादा समय तक होल्ड करेंगे उतने ज़्यादा समय तक आपको डिविडेंड मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, स्प्लिट मिलते चले जाएंगे, और जो शेयर आपने 100 लिए थे वो आज से 10 साल बाद 1000 शेयर हो जाएंगे। और 1000 शेयर जो आपने 100 शेयर लिए थे मात्र 100 रुपए के, अगर वो 100 शेयर 100 रुपए के ही रहते हैं लेकिन 1000 शेयर हो जाते हैं तो फिर आपकी वैल्यू 100 गुना बढ़ चुकी है। तो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। सेफ स्टॉक्स डोंट गिव मल्टी बैगर रिटर्न। जितना ज़्यादा सेफ स्टॉक होगा तो मार्केट को ये चीज़ पता है कि स्टॉक सेफ है, तो मार्केट वो चीज़ ऑलरेडी फैक्टर इन कर देगी। तो स्टॉक के प्राइस ऑलरेडी 2-2 हज़ार रुपये में चल रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पता करना है कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि हाई ग्रोथ वाले हैं, जिनमें की अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, जिनका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। और ये चीज़ें पता करने में दोस्तों हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, उसको आप फॉलो करते रहें। अदरवाइज स्क्रीनर पे आप सर्च भी कर सकते हैं। रिजर्व देखिए, उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए एंड सो ऑन। इसके अलावा दोस्तों डीमैट और फिजिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है, रीमटेरियलाइज कैसे करते हैं वो आई एम श्योर आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इमीडिएटली अपना जर्नी स्टार्ट करें, डीमैट अकाउंट ओपन करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से आपकी कंपाउंडिंग मिस हो रही है। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, स्पेशली विद यंगस्टर्स। दोस्तों वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, एंड अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।